हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। कल हमने पढ़े थे वुड्रो विल्सन अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो उनके 14 सूत्रीय कार्यक्रमों को 14 पॉइंट्सों को जो उनकी योजनाओं के मुख्य हिस्से थे जो लोगों जो यूरोपीय देशों के विभिन्न विद्वानों को संतुष्ट न कर पाए थे। लेकिन उसके बाद ये वर्साई की संधि हुई। वर्साई की संधि के लिए प्रारूप तैयार कर लिया गया था। उस प्रारूप में 439 धाराएं थी और ये 6 मई 1919 को तैयार कर लिया गया था, जिसमें इसको 7 मई को आगे पेश कर दिया गया जर्मनी के सामने। जर्मनी ने धारा 231 पर अपनी असहमति जताई कि वो धारा 231 को इसमें से हटा दिया जाए और साथ ही साथ जर्मनी ने 443 पृष्ठों का एक आवेदन तैयार कर लिया, जिसमें उसने अपनी कुछ बातें रखी। अपने जो पक्ष को बेहतर साबित करने के लिए कुछ एक बातें रखी थी 443 पृष्ठों के एक आवेदन में। लेकिन उसने साथ ही धारा 231 हटाने के लिए एक मांग रखी। अपनी धारा 231 को हटाने के लिए मित्र राष्ट्र तैयार नहीं थे, क्योंकि धारा 231 क्या थी कि जो ये प्रथम महायुद्ध हुआ था, इसका सारा का सारा दोष मित्र राष्ट्रों ने जर्मन को दिया था कि जर्मन की वजह से ही ये युद्ध हुआ है। जर्मन ही मुख्य रूप से और पूर्ण रूप से जिम्मेवार है प्रथम महायुद्ध के लिए, और वही जो है दंड का भोगी भी बनेगा। तो जर्मन ने अपने 443 पृष्ठों के प्रतिवेदन में अपनी ये बात भी ऐड की कि धारा 231 को हटा लिया जाए, और इसके अतिरिक्त वो सारी की सारी बातें मित्र राष्ट्रों की मानने के लिए तैयार हैं। तो अब उनको थोड़ा सा ही समय दिया गया। इस जो संधियों के एक जो ये धाराओं का एक प्रपत्र तैयार कर लिया गया था, इस पे जर्मन को हस्ताक्षर करने थे, लेकिन जर्मन तैयार नहीं था। तो उधर मित्र राष्ट्रों से धमकी भरे संदेश जर्मन को मिलने लगे कि या तो इस पे साइन कर दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो जर्मन के विद्वान पुरुष ने ये सोचते हुए इस संधि पे साइन कर दिए कि अब आने वाले समय में युद्धों को झेलने की उसमें ताकत नहीं है, तो इसलिए साइन नहीं कर रहे कि इस 439 धाराओं वाले प्रतिवेदन से वो जो या फिर ये जो प्रपत्र तैयार किया गया है इससे वो खुश हैं, बल्कि इसीलिए इस पे साइन कर रहे हैं क्योंकि वो अब युद्ध नहीं चाहते हैं। तो युद्ध को विराम देने के लिए ही उन्होंने इस पे जो है अपने हस्ताक्षर कर दिए। तो इस तरह से ये हस्ताक्षर कर दिए गए। तो इसमें अलग अलग पक्षों के लिए अलग अलग बातें थी। तो वो बातें क्या थी वो हम अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो है पहली व्यवस्था थी वो थी प्रादेशिक व्यवस्था। प्रादेशिक व्यवस्था कि प्रदेशों के बारे में क्या निर्णय लिया गया था। तो पहला हम बात करें उसमें कि 1871 के बाद जो एल्सेस और लोरेन के प्रदेश थे, एल्सेस और लोरेन के जो प्रदेश थे वो फ्रांस से छीन लिए थे जर्मन ने। तो अब जर्मन को वो प्रदेश फ्रांस को दोबारा से देने होंगे जो 1871 में जर्मन के एकीकरण के समय छीन लिए गए थे युद्ध के द्वारा। तो दूसरा उसके लिए फैसला किया गया कि जर्मन और बेल्जियम की सीमा का निर्धारण किया जाए। जर्मन के साथ बेल्जियम की सीमा का निर्धारण। अगला जो है बात उन्होंने कही वो थी सार की कोयले की खानों के बारे में। सार की कोयले की खानों के बारे में कि सार की कोयले की खानों पर से जर्मन का पूर्णतः अधिकार छीन लिया जाता है और उस पे मित्र राष्ट्रों का अधिकार माना जाएगा। अगला पॉइंट था
होलैंड और एल्सेस के बीच में दूरी का, होलैंड और एल्सेस के बीच में दूरी का, क्योंकि उन्होंने ये शर्त रखी कि हॉलैंड और एल्सेस के बीच 10,000 मील की दूरी होनी चाहिए, ताकि ये प्रदेश एक दूसरे के कभी भी निकट ना आ सके, युद्ध की स्थिति दोबारा न पैदा हो। आगे उन्होंने बात की स्लेश्विक के बारे में, स्लेश्विक के बारे में। स्लेस्विक को दो भागों में बांट दिया गया। उत्तरी स्लेस्विक को 1921 में डेनमार्क में मिला दिया गया और दक्षिणी स्लेस्विक जर्मनी का ही पार्ट बना रहा। आगे उन्होंने बात की डेंजिंग के बारे में, डेंजिंग और इसके निकटवर्ती प्रदेशों के बारे में, कि डेंजिंग का जो एरिया है 700 मील का, वो जर्मन से छीन लिया जाता है और एक अलग से ही खंड स्थापित कर लिया जाता है। आगे जो है उन्होंने बात की मेमल के नगर के बारे में। मेमल नगर को मित्र राष्ट्रों को देने की बात जो है इसमें शामिल कर ली गई। आगे जो है उन्होंने बात की साइलेशिया के बारे में, कि साइलेशिया में एक जनमत संग्रह करवाया जाए और इसके कुछ एक पार्टों को जो जर्मन के थे कभी उनको मित्र राष्ट्रों को दे दिया जाए। आगे बात की गई यूरोप के अतिरिक्त जर्मन के उपनिवेशों के बारे में, जर्मनी उपनिवेशों के बारे में। तो जर्मनी उपनिवेश जितने भी थे उन पर से जर्मनी का अधिकार छीन लिया जाता है और वो जर्मनी के अधिकार से छीन करके अब उनको मित्र राष्ट्रों के अधिकार में दे दिया जाता है और उन पर से अब से मित्र राष्ट्रों का ही अधिकार माना जाएगा, न कि जर्मन का। वो सारे के सारे उपनिवेश जितने भी जर्मनी के अधीन थे वो उससे अब छीने जाते हैं। तो ये थी प्रादेशिक व्यवस्था जो जर्मनी के लिए उन्होंने तय की। इसके बाद हम बात करें कि प्रादेशिक व्यवस्था के अतिरिक्त सैनिक व्यवस्था क्या की गई थी, सैनिकों के बारे में क्या बातें निर्धारित की गई थी। दूसरा, सैनिक व्यवस्था की हम बात करते हैं कि सैनिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या शर्तें निर्धारित की गई थी। उसमें हम पहला बात करते हैं कि जर्मनी की जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इनकी संख्या सीमित कर दी गई। इनकी संख्या 1 लाख तक सीमित कर दी गई और नौसेना की संख्या 1500 तक सीमित कर दी गई। इससे ज्यादा वो सेना नहीं रख सकते थे। उसी में उनके अधिकारी भी शामिल थे और सैनिक भी शामिल थे। अगला जो है सैनिक व्यवस्था के बारे में शर्त रखी गई कि जो अधिकारी लोग हैं, जो सेना में अधिकारी लोग हैं, वो 25 सालों तक नौकरी करेंगे और जो सैनिक हैं वो 12 साल तक ही नौकरी कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त तो वो नौकरी नहीं कर पाएंगे। जो सेना में अधिकारी वर्ग है वो 25 साल और जो सैनिक वर्ग है वो केवल 12 साल ही नौकरी कर पाएगा। आगे उन्होंने बात की सैनिक व्यवस्था में ही कि बिस्मार्क ने जो सैनिक सेवाओं से संबंधित जितनी भी शर्तें लागू कर दी थी उनको पूर्ण रूप से अब हटा दिया जाए, अपितु अब मित्र राष्ट्रों के द्वारा तय की गई संधि शर्तों के अकॉर्डिंग ही सैनिकों के ऊपर सारी की सारी शर्तें लागू होंगी। आगे उन्होंने बात की कि चुंगी अधिकारी, वन रक्षक और तटरक्षकों की संख्या भी 1913 ईस्वी से अधिक नहीं होगी। चुंगी अधिकारी हैं, जो तट अधिकारी हैं, तट पे कार्यरत रहते हैं या फिर वनों में रहते हैं, उनकी संख्या भी अब सीमित कर दी गई। आगे उन्होंने जो है बात की कि जर्मन के लिए 6 युद्धपोत होंगे, 6 युद्धपोत होंगे।
और 6 हल्के क्रूजर होंगे, 6 हल्के क्रूजर होंगे, 12 तारपीड़ होंगे और 12 ही तोपची होंगे। इसके ज्यादा वो ना तो तारपीड़ रख पाएंगे, ना तोपची, ना युद्धपोत और ना ही क्रूजर रख पाएंगे। तो इतने ही उनको अनुमति है रखने की। 6 पॉइंट में उन्होंने बात की विभिन्न नदियों की कि राइन नदी के दाहिने किनारे पर 50 किलोमीटर तक किसी भी तरह की सैनिक गतिविधियां नहीं होंगी, सेना वहां पे नहीं रखी जा सकेगी, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे 7 पॉइंट में बात की उन्होंने कि जर्मनी की सैनिक शक्तियों पर जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको व्यवहारिक रूप में लाया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसके एवज में जर्मन को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। तो इस तरह से सैनिक व्यवस्था के बारे में उन्होंने विभिन्न शर्तें तय की जिसको मानना जर्मन को जरूरी था, चाहे वो आराम से माने चाहे मजबूरीवश माने। तो ये सारी की सारी शर्तें उस पर थोप दी गई। आगे व्यवस्था हम बात करेंगे तीसरी व्यवस्था की, क्षतिपूर्ति संबंधी व्यवस्था। युद्ध की क्षतिपूर्ति संबंधी व्यवस्था। क्षतिपूर्ति संबंधी क्या व्यवस्था लागू की गई? जैसे कि धारा 231 के बारे में हमने बात की थी। धारा 231 को इन्होंने हटाने की मांग की थी, लेकिन उसको हटाया नहीं गया। युद्ध का जिम्मेदार जर्मन को ही ठहराया गया था। तो अब जर्मन को ही क्षतिपूर्ति के रूप में कितना दंड लगाया जाएगा। मित्र राष्ट्रों ने क्षतिपूर्ति आयोग की नियुक्ति की, जिसने क्षतिपूर्ति आयोग ने 1921 तक उनको क्षतिपूर्ति का दंड भरने को कहा। दूसरा, क्षतिपूर्ति के लिए 1000 मिलियन पौंड की राशि निर्धारित की गई कि 1000 मिलियन पौंड मित्र राष्ट्रों को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में देना होगा। कब तक देना होगा? 1921 तक। और वो किसी भी रूप में हो सकता है, विभिन्न सेवाओं के रूप में हो सकता है, पशुओं के रूप में, धातुओं के रूप में, कोयले की खानों के रूप में, वो किसी भी रूप में हो सकता है। मित्र राष्ट्रों की जर्मन क्षेत्रों में सेनाएं रखी जाएंगी, उनका जो व्यय होगा वो इसमें से निकाल लिया जाएगा, ऐसा भी उन्होंने तय किया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने अगला पॉइंट में क्या बात की कि यदि वो क्षतिपूर्ति की राशि नहीं देते हैं तो उसके लिए भी एक कमीशन आयोग बिठाया जाएगा और वो उस पे उचित कार्यवाही लागू करेगा, दंड स्वरूप उसके ऊपर उचित कार्यवाही की जाएगी। ये क्षतिपूर्ति संबंधी कुछ एक शर्तें थी। हालांकि हम बात कर सकते हैं कि जर्मन से उसकी आय के सारे स्रोत पहले ही छीन लिए गए थे और उसको अब ये 1000 मिलियन पौंड की राशि 1921 तक मित्र राष्ट्रों को देनी थी। वो चाहे किसी भी रूप में दे, लेकिन उसके आय के विभिन्न साधन पहले ही छीन लिए गए थे। तो एक तरह की उनके ऊपर जो है ये अपमानजनक संधि थोपी जा रही थी। आगे हम बात करें 4th पॉइंट में कि कुछ एक अन्य शर्तें भी लागू की गई थी। इसके अतिरिक्त विविध शर्तें लागू की गई थी, अन्य शर्तें लागू की गई थी उनकी। तो उसमें हम बात कर सकते हैं कि धारा जो 1 से 26 थी उसके अंतर्गत राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए, ऐसा उन्होंने लिखा था। तो इसके अतिरिक्त इसमें मित्र राष्ट्रों ने आपस में ही फैसला करके ये तय कर लिया था धारा 1 से 26 के अंतर्गत कि एक ऐसा राष्ट्रीय संघ स्थापित हो जो विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखे। मुख्य रूप से राष्ट्र संघ जो सैनिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए इसको जो है बनाया जाएगा। तो धारा 1 से जो 26 थी उसमें 1 से 26 में राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए कहा गया। अगला पॉइंट उन्होंने बताया कि जर्मनी के भविष्य में ऑस्ट्रिया के साथ कोई संबंध ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। वो ये जो नदियों का क्षेत्र है, राइन नदी है, डैन्यूब नदी है, इनके क्षेत्रों को पूर्णतः जर्मनी के लिए बंद कर दिया गया और मित्र राष्ट्रों को 1923 तक जर्मन क्षेत्रों में अपने वायुयान उड़ाने की छूट दे दी गई
और जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय पर अंतरराष्ट्रीय सद्भाव और पवित्र संधियों को भंग करने का आरोप लगाकर उस पर मुकदमा चलाने का निर्णय दिया गया, लेकिन इसको लागू नहीं किया जा सका। तो इस प्रकार से इतनी सारी अमानवीय शर्तें जर्मन पे लाद दी गई। हालांकि सारी की सारी शर्तें मानने के लिए अब जो है वर्साई की संधि पर उसे हस्ताक्षर करवा लिए थे, तो वो मानने के लिए बाध्य था, चाहे वो खुशी से माने मजबूरीवश माने, वो मुद्दा नहीं था। मुद्दा ये था कि जितनी भी शर्तें लागू की गई थी वो मेनली जर्मनी के ऊपर ही पॉइंट आउट करके जो है वो लागू की गई थी, और उसको मानना जर्मन की एक तरह से हम मजबूरी कहें तो कोई गलत नहीं होगा, मजबूरी ही थी, आप उसको वो पूरी करनी थी। वर्साई संधि के अतिरिक्त कुछ एक और संधियां भी की गई, कुछ एक अन्य संधि भी की गई, जिसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज आप वर्साई की संधि को अच्छे से पढ़ेंगे कि इसमें प्रादेशिक व्यवस्था क्या थी, इसमें सैनिकों के लिए क्या जो है बातें रखी गई, सैनिकों के लिए जो निशस्त्रीकरण अपनाया गया था वो हमें लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था कि वुड्रो विल्सन ने उसको ये बताया था 14 सूत्रीय कार्यक्रम में कि निशस्त्रीकरण अपनाना चाहिए विषय को, ना कि शस्त्रीकरण। जैसे ही शस्त्रीकरण की होड़ लगेगी फिर से महायुद्ध होगा। तो इस बात को उसमें वर्साई की संधि में लागू कर लिया गया, मान लिया गया, और वो निशस्त्रीकरण केवल जर्मनी के लिए ही मेरे ख्याल से था। तो वैसे तो सभी देशों के लिए था, लेकिन जर्मनी पे ही एक अंकुश लगा दिया गया कि जर्मन को ही अपने देश में सैनिकों की संख्या, अस्त्र शस्त्रों की संख्या सीमित करनी है। फिर हमने आगे देखा कि युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए शर्तें निर्धारित की गई, तो वो जर्मन के लिए ही की गई। फिर कुछ एक अन्य शर्तों में देखें कि विभिन्न नदियों के मुहाने के जो क्षेत्र थे उनको छीन लिया गया, या फिर राष्ट्र संघ के लिए जो स्थापना की गई वो भी जर्मन पे ही अंकुश लगाने के लिए थी। तो इस तरह से विभिन्न धाराओं को आज हमने पढ़ा जो वर्साई की संधि में तय की गई थी, वो जर्मनी के लिए एक अपमानजनक संधि साबित हुई थी। इसके अतिरिक्त कुछ एक और संधि थी, वो संधियों की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।